Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. Good morning. राधे 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 राधे. राधे राधे. तो कल हमने जो पढ़ा था डायनेमिक्स में, कल हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे. जो वेग और त्वरण, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जो हमने पढ़ा है, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे और नदी पार कर रहे थे. ठीक है, यहां तक हमने क्वेश्चन किए थे. इसके बाद में आगे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17. ध्यान से देखिएगा, समझिएगा. क्वेश्चन नंबर 17. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक कार सड़क के अनुदिश 18 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से गतिशील है. एक कार है जिसका वेग 18 किलोमीटर प्रति घंटा है. ठीक है, ये कार का वेग है. इसमें से एक वस्तु को 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से किस दिशा में प्रेक्षित किया जाए. चलती गाड़ी में से एक वस्तु को फेंका जा रहा है 15 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, और दिशा पूछ रहा है कि किस दिशा में फेंका जाए कि परिणामी वेग कार से 90 डिग्री का कोण बनाए. जो परिणामी वेग हो, उस वस्तु का परिणामी वेग हो, वह कार के लंबवत हो. परिणामी वेग कार के लंबवत हो. परिणामी वेग कार के लंबवत हो. इस वस्तु को पहले तो देखो दोनों में अंतर है. 1 मीटर पर सेकंड में और 1 किलोमीटर में. पहले तो दोनों को ठीक कर लो. दोनों को एक ही भाषा में ले लो, है ना. दोनों को एक ही भाषा में ले लेते हैं. तो इसे u मान लेते हैं, इसे v मान लेते हैं. ठीक है, चाहो तो आप u1 v1 v2 भी नाम दे सकते हो. ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में है, वो किलोमीटर प्रति घंटा में. तो u को पहले चेंज कर देते हैं. 18 किलोमीटर पर आवर है. किलोमीटर को मीटर में बदल दो तो 1000 से गुणा कर दो, ये मीटर में आ गया. घंटे को सेकंड में तो ये 3600. अभी आपका हो गया मीटर पर सेकंड. तो इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया ताकि दोनों चीजें एक जैसी हो जाए. 20 18 से 2 बार, और ये हो गया 5 मीटर पर सेकंड. यानी गाड़ी का वेग 5 मीटर पर सेकंड है. गाड़ी 5 की स्पीड से चल रही है और उसे जो वस्तु फेंकनी है वो 15 मीटर की स्पीड से. अब क्वेश्चन में पूछा कि बताओ दिशा क्या हो कि वो लंबवत नजर आए आपको, उसका परिणामी वेग लंबवत रहे. तो मान लो कार इधर जा रही है, कार इधर जा रही है. ठीक है, कार इस तरफ जा रही है. कार का जो वेग है u बराबर है 5 मीटर पर सेकंड. हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो चीज फेंकी गई है उस चीज की दिशा ये हो. हम परिणामी ये चाहते हैं, ये परिणामी चाहते हैं. और ऑब्वियसली बात है, ये दिशा हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम वस्तु को इधर फेंकेंगे. अगर हम उसे इधर फेंकेंगे तो ही हम ये अचीव कर पाएंगे. सही कहा गलत कहा? ये परिणामी हम तभी अचीव कर पाएंगे जब हम वस्तु को इधर फेंकेंगे. इधर फेंकेंगे तो वो अपने आप ही ऐसे आ जाएगी. सही है, परफेक्ट. कार अच्छी है ना, सुंदर है. ये सवाल मुझे बहुत अच्छे लगते थे. फिजिक्स में आते थे शुरू. फिजिक्स में जब हम तैयारी करा करते थे उस समय जो
IIT वाईआईटी तैयारी करते उस समय फिजिक्स आती थी, तो लड़ी वाला करके एक फिजिक्स की किताब आती थी हमारे टाइम पे, लड़ी वाला। अब तो पता नहीं आती है नहीं आती है, क्योंकि उसके बाद तो HC वर्मा जो है वो बहुत चलने लगी, बहुत ज़्यादा क्रेज़ में आ गई। उस समय लड़ी वाला की चलती थी 2 किताबें, तो उसमें वैसे और भी किताबें बहुत सारी थी, लेकिन लड़ी वाला एक मतलब जो स्टूडेंट हुआ करते थे राजस्थान वाले, वो लगातार उस किताब को अच्छे से पढ़ते थे। तो उसमें बहुत अच्छे-अच्छे सवाल ऐसे होते थे, गाड़ी ऐसे चल रही है, बारिश ऐसे आ रही है, इस तरीके से आ रही है। तो ये सवाल बहुत मज़े आते थे इनको करके। थोड़ा-सा लॉजिक चाहिए होता था, एक बार आपका लॉजिक बेस ठीक हो, फिर ये सवाल जो आज परेशान कर रहे हैं, कल वही मज़ा देने लग जाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे सवाल है, मज़ा आता देख के, हाँ यार ऐसे-ऐसे करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, और फिर हो भी जाते थे। देखो, आराम से आपने कार बनाई, आराम से क्लियर है कि भई कार इधर जा रही है, परिणामी आपको इधर चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है, वस्तु को इधर फेंको, इधर फेंकोगे तो वो अपने आप ही हो जाएगी। और वैसे भी जिधर गाड़ी जा रही है, जिधर फेंक रहे हो, परिणामी हमेशा बीच में से निकलता है। आपने अगर इधर फेंका तो परिणामी इनके बीच में से निकलेगा। कल मैंने बताया था आप लोगों को, परिणामी हमेशा बीच में से निकलता है। अगर आपको परिणामी ये चाहिए तो उसको उधर फेंकना ही पड़ेगा, तभी परिणामी इधर आएगा, है ना? परिणामी हमेशा बीच में से आता है। अगर आपने इसे, गाड़ी तो इधर चल ही रही है, आपने वस्तु को इधर फेंका तो परिणामी इधर आएगा। परिणामी हमेशा बलों के बीच में आता है। परिणामी हमेशा बलों के बीच में आता है। नहीं, अब तो फिजिक्स में चलने लग गई, वो क्या नाम है, HC वर्मा। फिर HC वर्मा का दौर आ गया, फिर HC वर्मा ने ज्यादा पब्लिक गेन कर ली, और ठीक भी है, अच्छी किताब भी है, बहुत अच्छी है किताब। तो मान लो जिस कोण पे इसको फेंका जा रहा है वो अल्फा है, और जो परिणामी का कोण है वो 90 है। परिणामी 90 का कोण बना रहा है, थीटा बराबर 90 है। बस इससे आपका अल्फा सॉल्व हो जाएगा, इससे आपका अल्फा सॉल्व हो जाएगा। tan थीटा बराबर फॉर्मूले वाइज जिसके साथ कोण बनाते हैं वो यहां आता है, जिसके साथ नहीं बनाते हैं वो यहां आता है, और साइन अल्फा और कॉस अल्फा। थीटा का मान 90 है, ये tan 90 हो गया, यानी अनंत हो गया, 1/0 हो गया। जीरो। अच्छा, कॉस है नीचे, -1/3। तो ये आ गया आपका कॉस अल्फा बराबर -1/3, या अल्फा बराबर ये कोण आ गया। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो कि कोई भी आंसर जो है वो कॉस के पदों में नहीं आ रहा, सारे आंसर साइन के पदों में आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, साइन में बदल लेंगे। हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमें कहता है कि साइन इनवर्स एक्स, एक फॉर्मूला है, सूत्र है जो कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर होता है π/2। फॉर्मूला कहता है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर 90 डिग्री। यहां से आप कोस इनवर्स एक्स निकाल लो, तो कोस इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, और एक्स का मान हमें रखना है -1/3। तो कॉस -1/3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस -1/3 बराबर 90 माइनस साइन -1/3। और साइन इनवर्स में माइनस बाहर आ जाता है, साइन में माइनस बाहर आ जाएगा तो बाहर आके हो जाएगा, और ये आपका बन जाएगा कॉस इनवर्स -1/3 बराबर 90 यानी π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3।
ये आंसर आ गया 90 प्लस साइन इनवर्स 1/3। तो बी आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है। देखो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, कल हमने किए हैं ये क्वेश्चन, आप रिपीट करो, रिवाइज करो, कल ही किए हैं ये। देखो कल भर भर के हमने ये किए थे। ये रहा, याद आया? सी, ये रहा, यही था। कल हमने 90 डिग्री पे भी गाड़ियां दौड़ाई है, सेम सवाल था, एकदम सेम टू सेम, गौर कर लो। बस कल कार किराए नहीं की थी, कल बिना कार के बस नदियां पार कर रहे थे, आज कार चला रहे हैं। सेम क्वेश्चन है, मिला लो। कल वाला क्वेश्चन जो हमने किया था ये वाला और आज जो कर रहे हैं बिल्कुल सेम है। बस कल ये चीज नदी पे लगा रहे थे और आज कार चला रहे हैं, है ना। बस कार का भाड़ा जो है वो अलग से लग रहा है, कार का किराया लग रहा है आज बस। कल फ्री में चल रही थी, कल कारें नहीं थी, कल बस नाव किराए पे कर रखी थी, नाव के पैसे लग रहे थे, आज कार के पैसे लग रहे हैं। तो बेसिक होता है आइडिया, वो चेंज ही नहीं होता आपकी गणित के अंदर। तो आइडिया पकड़ लोगे तो आपको कार और नाव से फर्क नहीं पड़ेगा, वरना नाव की जगह कार आते ही परेशान करने लग जाएगी, नाव की जगह कार आते ही परेशान करने लग जाएगी। है ना। तो क्या था, एक कार है, हाँ कल नदी में थे, आज सड़क पे आ गए। ये 5, इधर जा रहे हैं आप 5 मीटर पर सेकंड, इधर आप जा रहे हैं, आप वस्तु को फेंकना चाहते हैं कि उसका परिणामी वेग ऐसा हो, जिस चीज को आप फेंके वो आपको इस दिशा में जाती हुई नजर आए, मतलब उसका परिणाम ये होना चाहिए, दिखना चाहिए, जो दिखना चाहिए वो परिणाम है। आप चाहते हैं कि मैं वस्तु को ऐसे फेंकूं कि मुझे इस तरीके से जाती हुई नजर आए, तो इस तरीके से चाहते हो तो ऐसा करो, ऐसा फेंकोगे तो ऐसा दिखेगा, जब फेंकोगे ऐसा तो दिखेगा ऐसा, है ना, होता ही है। आप गाड़ी से कोई चीज फेंकते हैं तो आप खुद जानते हैं कि आप चीज को फेंक रहे हैं, हवा भी तो चल रही है, हवा भी तो चल रही है, गाड़ी भी तो चल रही है। आप अगर वस्तु को यहाँ फेंकेंगे तो वस्तु आगे चली जाएगी क्योंकि गाड़ी चल रही है ना। तो सेम यही कि वस्तु को आप इधर फेंकेंगे तो परिणामी अपने आप इधर आएगा। तो मान लीजिए अल्फा कोण पर हम वस्तु को फेंकते हैं तो परिणामी 90 डिग्री आ जाएगा। परिणामी का सूत्र ये है, मान रखा, सॉल्व किया, ठीक है ना, रखा, सॉल्व किया, और हमारा जो कोण है वो पता चल गया कि अल्फा कितना होगा। फिर बस वो थोड़ा सा त्रिकोणमिति जरूर हमने इस्तेमाल की है क्योंकि कोण जो था वो कॉस में आ रहा था, ऑप्शन में कोई कॉस नहीं था, तो थोड़ी सी त्रिकोणमिति का हल्का सा इस्तेमाल किया, बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी सीधा सा फॉर्मूला है, खाली ये रहा, परिणामी कोण 90 था, अल्फा निकाल लिया। नॉर्मली अल्फा से परिणामी कोण निकालते हैं, इस केस में हम परिणामी कोण पता था, अल्फा निकालना था, तो कोई बात नहीं, गणित तो कहती है एक से दूसरा निकलता है, चाहे पहला हो दूसरा निकाल लो, चाहे दूसरा हो पहला निकाल लो, हमने निकाल लिया, वहां रख के थोड़ी सी गणित लगा दी, ठीक है ना। अच्छा एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं इसके साथ, कि अगर परिणामी पूछा होता कि जो वस्तु फेंकी गई है उसका परिणामी क्या होता, परिणामी क्या होता, अगर पूछा होता कि परिणामी क्या होता, मान लीजिए इसका नाम वी आर रख लेते हैं, वी आर कितना होता, तो वी आर क्या होता, वी आर बराबर होता अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2 UV, 2 UV कॉस अल्फा। u का मान कितना है आपके पास 5, v का कितना है 15, 5 का 25, 15 का 225 प्लस 2 × 5 × 15, और कॉस अल्फा का मान -1/3। ये 15 से 5,
5 का 25, 50, 50 तो ये 200 आ गया, तो आपका वेग आ जाएगा, परिणामी वेग 200, अंडर रूट 200, अंडर रूट 200 यानी 10 अंडर रूट 2, 10 अंडर रूट 2, यानी आपकी जो वस्तु जो आप फेंक रहे हैं वो फाइनली आपको 10 अंडर रूट 2 के वेग पर जाती हुई नजर आएगी, है ना। आप जो भी वस्तु, यहाँ पे आपको जो मेन चीज समझनी है ना, वो समझो कि आप जो कर रहे हैं वो परिणामी नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो परिणामी नहीं है, आपके साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपकी गाड़ी भी चल रही है, आपकी गाड़ी चल रही है तो आपकी गाड़ी का प्लस आपका दोनों का मिलाकर परिणामी बनता है, परिणामी आपका अकेले का नहीं बनता है ना। जीवन में भी समझो इस बात को, परिणामी सिर्फ आपका अकेले का नहीं बनता है, परिणामी बहुत सारी चीजों का मिलके बनता है, परिणामी आपके आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसका भी होता है, प्लस आप जो खान पीन करते हैं उसका भी होता है, आपके जेनेटिक्स क्या आए हैं, कहाँ से आए हैं आप, उसका भी रोल प्ले होता है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनका सबका मिलकर आपका परिणामी तय होता है ना। कोई कह दे कि मैं आईएएस बन गया तो ना ना, नहीं नहीं, ऐसे नहीं है, आपको बहुत सारी चीजों के परिणामी है कि आप आईएएस बन गए, बहुत सारी चीजें, अगर आप मंद बुद्धि होते तो बन जाते, अगर आपके जेनेटिक्स की वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती और आप मंद बुद्धि हो जाते तो आपका जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता, आईएएस तो दूर की बात है, आपका जीवन जीना ही मुश्किल हो जाता, आईएएस तो बहुत दूर है, ठीक है ना। तो आपको वो सब चीजें मिली है, उन सब का परिणाम है आप आईएएस, पढ़ाई उसमें एक है, पढ़ाई उसमें एक है, ठीक है ना। कुछ नेगेटिव है, कुछ के कुछ कारक नेगेटिव थे, कुछ धनात्मक थे, सब मिलके परिणाम में तय हो गया। हाँ, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन ऐसा ही क्वेश्चन किया हुआ है, थोड़ा सा अलग जरूर लग रहा है, बाकी ऐसा सेम किया हो सकता है। हाँ, एस बराबर टी क्यूब माइनस 6t² माइनस 15t, इस ये कण जो है वो इस नियम से गति कर रहा है, तो आपको बताना है कि वह समय अंतराल बताइए जिसमें वेग तो ऋणात्मक हो, शायद ये सेम क्वेश्चन किया हुआ है, वेग ऋणात्मक है और त्वरण धनात्मक है, वेग ऋणात्मक और त्वरण धनात्मक, देखो शायद ऐसा क्वेश्चन सेम एग्जैक्टली लगता है कि हमने किया हुआ है, अगर नंबर चेंज है तो बात अलग है, बाकी शक्ल वाइज तो लग रहा है, हाँ भाई शक्ल वाइज भी चेंज नहीं है, देखो ये रहा, ये रहा वेग ऋणात्मक और त्वरण धनात्मक, क्वेश्चन नंबर 5 है, बिल्कुल वही है, यहाँ 15 है, वहां पे भी 15 है क्या, और 2 से लेकर 5 तक आंसर आया था, हाँ थोड़े ऑप्शन लिखने का तरीका अलग है, बाकी यही है, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, बिल्कुल यही सेम है, क्वेश्चन नंबर 6 सेम आ गया ना। अब एक चीज गौर करने लग गए होंगे धीरे धीरे कि सवाल बनाने वालों के पास, बेचारों के पास सवाल होते ही नहीं है, सवाल बनाने वालों के पास सवाल होते ही नहीं है बेचारे, आप सवाल सवाल जब खेलते हैं ना तो उसका कोई अंत नहीं आता, जब आप सवाल सवाल खेलते हैं, क्योंकि आज ये सवाल ऐसा लिखा हुआ है, कल यहाँ पे वेग को धनात्मक, खाली धनात्मक बना देगा, वो अंतराल बताइए जिसमें वेग धनात्मक होगा, कल एक सवाल बन जाएगा, वह अंतराल बताइए जिसमें वेग धनात्मक हो जाएगा, वेग ऋणात्मक हो जाएगा, किसी में त्वरण धनात्मक हो जाएगा, त्वरण ऋणात्मक हो जाएगा, किसी में दोनों डाल देंगे, वेग ऋणात्मक हो त्वरण धनात्मक हो, किसी में डाल देगा वेग धनात्मक हो त्वरण ऋणात्मक हो, तो आप समझो कि कर क्या रहे हैं, पेपर बनाने वालों की मजबूरी देखो, सवाल नहीं होते उनके पास ज्यादा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सवाल सवाल चलते हैं, जब तक हम सवाल सवाल चलते हैं उसका कोई अंत नहीं आता, क्यों, क्योंकि आज ये समीकरण ऐसी लिखी हुई है, कल टी की पावर 4 कर देगा, टी की पावर 2 कर देगा, टी की पावर 3, बस ये कल के ना वो अनगिनत सवाल आपके लिए तैयार कर सकता है, इस एक सवाल से वो हजारों सवाल बना सकता है, इस एक सवाल से, और जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि सवाल का मर्म क्या है, सार क्या है, तब तक तो आप इससे 1000 सवाल निकालो तब भी कम पड़ेंगे, क्योंकि और भी बनाए जा सकते, और भी जगह खाली है सवालों के बनाने की, जो वो जो निचोड़ जिसको कहते हैं ना, अगर वो पकड़ना सीख जाओगे ना तो फिर आपके सवाल सवाल खेलना बंद हो जाएगा, और कंसेप्ट पे आ जाइए, आधारभूत चीज पे आ जाइए कि भाई हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, इससे पकड़ लो, सारे झंझट खत्म, और वरना तो मैंने कहा लंबा है ये खेल लंबा चलेगा, आप चाहे मार्केट से, मैंने तो शायद बहुत किताबें खरीदी हुई है, बहुत सारी किताबें जब मैं उठा के देखता हूँ
तो सब में सिर्फ जो मेन कंसेप्ट है वो एक किताब में पढ़ लो, चाहे दूसरी में पढ़ लो, और चाहे तीसरी में पढ़ लो, चाहे चौथी में पढ़ लो, सवालों को बदल बदल के, उसी भाषा को बदल बदल के, किसी में कार चलवा रहा है, जैसे बचपन में होता था, आज सांझा के सवाल होते थे, याद होता होगा, कभी मोहन और सोहन सांझा कर रहे हैं, कभी राम और श्याम कर रहे थे, कभी विनोद और विजय कर रहे थे, बस वही है। वो 7वीं 8वीं वाला है ना, कि पहले राम और मोहन व्यापार कर रहे थे, आज सोहन और मोहन कर रहे हैं, परसों राधा और श्याम कर रहे हैं। कोई भी करे, दो जने के नाम बदलते रहते थे, उनके नंबर बदलते थे, आज 16,000 18,000 लगाए, किसी ने 30-35,000 रुपए लगाए, बस वही खेल चलता रहता है, वही खेल चलता रहता है, उसका कभी अंत नहीं आता। और बच्चा सवाल को ऐसे काउंट करता है, राम और मोहन वाला 1, राधा और श्याम वाला 2, ये वाला 3, इस तरीके से गिनोगे तो हजारों सवाल बनाओ तब भी कम है। बस ये पकड़ लो कि कौन राधा और कौन श्याम और कौन मोहन, कौन विजय। तरीका ये है, कंसेप्ट ये है कि व्यापार करेंगे, 2 लोग 3 लोग व्यापार करेंगे और ये अनुपात होगा, इसका मतलब ये होगा, और ऐसे ऐसे लाभ बंटेगा। बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता कौन खेल रहा है, कौन व्यापार कर रहा है। तो ये देखा, ये इसके अभी, अब मैं कोई भी कराऊंगा, अगर मैं करवाता हूँ तो इसलिए मैंने एक लेक्चर में यूट्यूब वाले में कहा था कि सवाल को आप ऐसे पढ़िए कि उसमें से 4-5 सवाल बाहर आ जाए। सोचिए, खाली वेग धनात्मक निकालना हो तो क्या होगा, खाली वेग ऋणात्मक निकालना हो, एक सवाल को पूरा निचोड़िए, एक सवाल को पूरा निचोड़िए। और हम एक सवाल को इतना नहीं पर करवा सकते, लेकिन आप कर सकते हैं। मैंने एक शुरुआत में भी कही थी कि हम सारी चीज आपको नहीं करवा सकते, लेकिन आप सारी चीज कर सकते हैं। आप ये काम कर सकते हैं, एक सवाल को पकड़े, उसको पूरा निचोड़े, जब तक उसके प्राण ना निकल जाए, लास्ट तक निचोड़े उसको, सब कुछ पहचाने, सब कुछ जाने। ये नहीं कि सवाल इतना पूछ रहा है तो सिर्फ इतना ही निकाले ना, तब तो फिर सवाल सवाल खेल रहे हो, तब तो फिर सवाल सवाल खेल रहे हो, और सवाल में से अपने ही सवाल बना रहे हो और उस सवाल में से उत्तर ढूंढ रहे हो। इसका मतलब आप कंसेप्ट कंसेप्ट खेल रहे हो। अब आपको सवाल से ज्यादा कंसेप्ट पे फोकस है, ठीक है ना। जैसे अभी ये क्वेश्चन किया था, जस्ट अभी देखो, ये वाला कार वाला किया था। अभी इस क्वेश्चन में परिणामी नहीं पूछा था, परिणामी नहीं पूछा था, वो तो एक सवाल और बना देगा परिणामी का, वो तो परिणामी का एक सवाल और बना देगा। कल इसी क्वेश्चन में परिणामी पूछ लेगा, आज दिशा पूछी है, कल एक क्वेश्चन में परिणामी पूछ लेगा, कल तीसरे क्वेश्चन में दिशा और परिणामी दोनों पूछ लेगा, कल और एक क्वेश्चन में क्या करेगा, परिणामी दे देगा, परिणामी दे देगा, पूछेगा कि बताओ वस्तु को किधर फेंका गया था, बताओ वस्तु को किधर फेंका गया था। या एक वस्तु को गाड़ी से फेंका जाता है 15 की स्पीड से, उसका परिणामी वेग 10√2 है, तो बताओ गाड़ी किस वेग से जा रही है, गाड़ी किस वेग से जा रही है। ये लो, हजार सवाल है। एक वस्तु को 120 डिग्री के कोण पे फेंका जाता है, तो बताओ उसका परिणामी वेग क्या होगा। तो एक सेम क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन बना देगा इसके ऊपर, और हम 50 निकाल के खुश होंगे, 50 निकाले, जबकि याद रखे वो एक ही था, वो था एक ही, और हम काउंटिंग कर रहे हैं, हमने 50 क्वेश्चन निकाल लिए। हमने 50 निकाले नहीं, एक्चुअली हमने एक ही निकाला, वो एक ही था, हमने ढंग से नहीं पढ़ा इसलिए वो 50 है। और ऐसे तो जैसे सांझा वाले सवाल मैंने 8वीं वाले याद दिलाए हैं, वो आप 50 निकाल लो, गिनती में वो 50 है, लेकिन वो है एक ही, वो है एक ही, है ना। गिनती में वो 50 है लेकिन है एक, क्योंकि आपने कंसेप्ट नहीं पकड़ा इसलिए वो 50 थे, वरना एक ही था। अरे यार, मरवा दिया, ठीक, नहीं मरा, बच गया। अगला सवाल, यदि कोई कण अचर परिणाम के वेग से गति कर रहे हैं, किसी का परिणाम जो है ना, अचर परिणाम के वेग से गति कर रहा है, मतलब उसके वेग का जो परिमाण है, परिमाण मतलब मात्रा, मात्रा अगर अचर है तो कण का त्वरण क्या हो सकता है। अचर परिणाम के वेग से गति कर रहा है तो कण का त्वरण क्या होगा। देखो परिमाण लिखा हुआ है, वेग में दो चीजें होती है, दिशा और परिमाण। इस बंदे ने परिमाण की गारंटी ली कि परिमाण अचर है, क्योंकि दो चीजें होती है। इस क्वेश्चन ने देखो तो यहाँ पे सिर्फ परिमाण की गारंटी ली है कि परिमाण अचर है, इसकी गारंटी ली है, मात्रा की गारंटी ली है। इसका मतलब दिशा की गारंटी नहीं है, दिशा बदल सकती है, दिशा बदल सकती है, और दिशा बदलेगी
तो भी तो वेग बदलेगा, और दिशा बदलेगी तो वेग बदलेगा, वेग बदलेगा तो त्वरण बनेगा, क्योंकि वेग में बदलाव ही तो त्वरण है, वेग में बदलाव ही तो त्वरण है। तो जवाब है बी। क्वेश्चन को पढ़ो, देखो बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया लिखा है। अचर परिमाण के वेग, यानी वेग का परिमाण अचर है और वेग सदिश है। सदिश में दो चीजें होती है, दिशा और परिमाण। दिशा और परिमाण, परिमाण अचर है, क्वेश्चन ने कह दिया, तो परिमाण फिक्स हो गया, वो तो नहीं बदलेगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। दिशा के बारे में कुछ नहीं कहा, इसका मतलब वो बदल सकती है, वो बदल सकती है और दिशा बदल रही है। परिमाण या दिशा में से कुछ भी बदले, वेग तो बदलेगा, क्योंकि वेग दोनों से बनता है, वेग दोनों से बदलता है। अगर दिशा बदल रही है, सदिश है ना, सदिश दोनों से चेंज होता है। सदिश का मतलब ये है कि वो दो चीजों से बना हुआ है, और वो दोनों चीजों में कुछ भी बदलेगा तो वो बदलेगा। तो वेग बदला तो बदलेगा, परिमाण बदला तो बदलेगा। तो दिशा या परिमाण में से कोई भी बदला, वेग बदलेगा, और वेग बदलेगा तो वेग का बदलना ही तो त्वरण है। वेग में बदलाव को तो त्वरण कहते हैं, तो इसका मतलब त्वरण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका त्वरण बताइए। यदि गतिशील कण s दूरी पर वेग, हाँ वो कल जो पूछ रहे थे उसमें शायद नियम चेंज कर दिया 40% वाला, अभी शायद, हाँ वो विनीता पूछ रही थी कि 40% वाला जो रूल है ना वो चेंज कर दिया गया। 40% वाला रूल जो है उसको बदलाव कर दिया गया है, और जो प्रत्येक विषय था, प्रत्येक पेपर की जो शर्त थी वो हटा के जितने भी पेपर होंगे सबको मिलाकर 40% होगा, वो ऐसे कर दिया गया, वो हटा के दोनों एक साथ कर दिया गया। और मुझे लगता है दो पेपर क्यों करवा रहे हैं, अभी भी मेरा फिर से वही क्वेश्चन है, आज भी मेरा वही क्वेश्चन है। जीके का एक अलग पेपर, मैथ्स का एक पेपर, क्यों नहीं आप दोनों को मिला के एक 150 क्वेश्चन का पेपर बना दे, जिसमें 50 क्वेश्चन जीके के हों, 100 क्वेश्चन मैथ्स के हों, झंझट खत्म। 300 क्वेश्चनों का, 300 नंबर का वो ले रहे हो, 200 का वो ले रहे हो, बेहतर है एक पेपर करवा दो। अब दोनों पेपर, इसका मतलब है दोनों में अलग अलग 40% का रूल नहीं है, तो इसका मतलब वो एक ही पेपर माना जाएगा, इसका मतलब माना तो वो एक ही जाएगा ना। तो सब एक करवा रहे हैं, बच्चा 2 बार परीक्षा देने जाता है, हो सकता है एक दिन उसका दिन अच्छा हो, पेपर बढ़िया हो गया, दूसरे दिन दिन खराब हो, पेपर गड़बड़ा जाए। इससे बेहतर है क्यों उसको रिस्क दो, एक दिन में ही पेपर करवा दो, एक पेपर एक साथ करवा दो ना, बात खत्म। 150 क्वेश्चन डालने हैं आपको, 150 डाल दो, 50 जीके के डाल दो, उसमें से 10 क्वेश्चन पेडागोजी के डाल दो, 40 उसके डाल दो, और 100 क्वेश्चन मैथ्स के डाल दो, बात खत्म। एक पेपर बच्चा दे के आए, कम से कम पता हो एक दिन वो पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर पूरा मन लगा के एक पेपर दे के आए, खत्म। सब करवाते हैं, ईएमआरएस में आप एक ही दे के आए थे, ईएमआरएस में आप एक ही दे के आए थे, डीएसएसबी में आप एक ही दे के आते हैं, मध्य प्रदेश में किसी ने पेपर दिया है तो एक ही दिया है, हरियाणा में दिया है तो एक ही दिया है, केवीएस में जाते हैं एक ही दे के आते हैं, एनवीएस में जाते हैं एक ही दे के आते हैं, हर जगह एक दे के आते हैं, सिर्फ राजस्थान में 2 दे के आते हैं। का लॉजिक क्या है ना। और अब आपने हटा के दोनों पेपर का 40% हटा के एक कर दिया, इसका मतलब 2 पेपर है ही नहीं, सिर्फ 2 दिन करवाए जा रहे हैं, है तो एक ही। तो है एक ही, जब आप एक मान रहे हैं फिर एक करवा दो ना। पीछा छोटे बच्चों एक बार पेपर देने जाए, अब वो एक पेपर दे के आता है, उसके टेंशन चलता रहता है कि यार अब मैथ्स का पेपर है, अब दूसरे दिन तीसरे दिन मैथ्स का पेपर है, मैथ्स का पेपर है। एक दिन में वो सब हो जाए, उसका झंझट खत्म, फ्री होके घर आ जाए, बात खत्म। और उसे पता भी हो, हाँ बिहार में भी सब होता है, सब जगह ही होता है, सिर्फ राजस्थान एक नया निवेला है। पता नहीं क्या क्या नियम है यहाँ पे। ऐसे राजनीति लॉजिक से चलती भी नहीं है ना। वो एक कहावत रहती है कि राजनीति जो है वो तर्क से नहीं चलती, वो कूटनीति से चलती है, और कूटनीति का कोई नियम नहीं होता, कोई फिक्स नियम नहीं होते कूटनीति के। अगर तार्किक होती तो हमारा तर्क समझ में आ जाता, लेकिन तर्क नहीं है, वो कूटनीति से चलती है, और कूटनीति में फिर चीजें अलग होती है, और कूटनीति के कोई फिक्स नियम भी नहीं होते, मौका देख के चौका मारते हैं आप। वी स्क्वायर बराबर ए प्लस 2b और एस, हमें त्वरण निकालना है, तो एस के साथ अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर 2v dv ओवर ds, ए 0 हो गया, प्लस 2b बाहर आ गया, 1/s हो गया, माइनस 1/s का स्क्वायर हो गया।
एस के साथ ही अवकलन की है, और हमारा फॉर्मूला कहता है कि ये जो v dv ओवर ds होता है ये त्वरण होता है। ये 2f बन गया, 2b ओवर एस स्क्वायर, 2 से 2 कट कर दो, f बराबर माइनस बी बटा एस स्क्वायर। बढ़िया, बहुत अच्छी चीज है। माइनस वाला है, कहाँ हो? माइनस वाला कोई नहीं है, ये एस क्यूब आ रहा है। नन ऑफ दीज। वो मलकित कह रहा है कि जिसने पढ़ाई की है उस पर दिन का फर्क नहीं पड़ता। मतलब जो टाइटैनिक चला रहा था ना, जो टाइटैनिक चला रहा था, उसे अपनी जिंदगी में 30 साल का अनुभव था, और 30 साल तक उसने जहाज को चलाया है, और भांति भांति के जहाजों को चलाया। 30 साल का बड़ा अनुभव था, लेकिन जहाज फिर भी डूबा, क्योंकि वो दिन उसका नहीं था, वो दिन उसका नहीं था, है ना। बहुत बड़े बड़े प्लेयर होते हैं। इंडिया का क्रिकेट मैच देखा होगा आपने, फाइनल वाला, इंडिया लगातार एक तरफा डोमिनेट करते हुए मैच जीत रही थी, डोमिनेट करते हुए, लेकिन जिस दिन फाइनल में खेली उस दिन वो उनका दिन नहीं था। ऑस्ट्रेलिया बीच में हारते जीतते आ रही थी, लेकिन वो दिन उनका था, वो दिन उनका। एक काम कर लो आप, मैं एक चीज छोटा सा कहता, एक मंडे को एग्जाम होता है, सेम एक एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। आप सेम बच्चों को लो, मंडे को एग्जाम करवाओ, फिर एक बार मंगलवार को एग्जाम कराओ, आपकी जो मेरिट लिस्ट है वो चेंज हो जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट चेंज हो जाएगी, आपकी मेरिट लिस्ट बदल जाएगी। तब आपको यकीन होगा कि कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो अनसुलझे हैं, दिखाई नहीं देते, लेकिन वो इम्पैक्ट डालते हैं। बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो और चीजें भी होती है जो इम्पैक्ट डालते हैं। करवा लो, एक सेम चीज है। आप तो, पर चलो क्रिकेट का मैच तो आप देखते होंगे, क्रिकेट के मैच में आप मैच करवाते हैं, पहले दिन संडे को मैच करवाया और बारिश आ गई, इंडिया जीत रही थी, दूसरे दिन मैच होता है, इंडिया हार जाती है, वही मैच, वही ग्राउंड, वही सब कुछ, ऐसा क्या हो गया? बहुत फर्क पड़ता है, बहुत चीजें फर्क डालते हैं, बहुत मामूली मामूली से फैक्टर होते हैं जो आप कभी समझ नहीं पाते, लेकिन वो प्रभावित करते हैं। हम ऐसे अंधविश्वासी नहीं है, लोग कह देते हैं अंधविश्वासी मत होना चाहिए, नहीं होना, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब, लेकिन अंधविश्वास को अलग कर दो एक बार, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है, छोटी 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 चीजें हैं जिनसे इम्पैक्ट पड़ता है, जिनसे इम्पैक्ट पड़ता है। हम पता ही नहीं होता, हमें नहीं, हम कंट्रोल नहीं करते उनको, कौन कंट्रोल करता है हम भी नहीं जानते, लेकिन होते हैं कुछ कारक जो काम करते हैं। हमारे यहाँ पे कुछ 3 या 4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन पहले हमारे 2 गली छोड़ के एक गली है, उसमें माता जी अपनी बच्ची को खिला रही थी छत पे, और वो धूप में बैठी थी, तो उसको नींद आ गई, माँ को नींद आ गई, तो वो बच्ची जो थी वो कॉर्नर पे आ गई, कॉर्नर पे आके जो ग्रिल थी उसको, ग्रिल को पकड़ लिया, और ग्रिल को पकड़ के वो उसके ऊपर चढ़ी, और बाई चांस वो गिर गई, वो सीधी नीचे गिरी, सीधी नीचे गिरी, तो नीचे एक वो बैठने वाला पड़ा था लकड़ी का, वो उसके ऊपर जाके गिरी, और उसके ऊपर गिर के फिर वो नीचे जमीन पे गिरी। तो वहां पे कुछ बाहर मजदूर काम कर रहे थे, उन्होंने आवाज सुनी, ठक, क्या हुआ क्या हुआ? तो वो फटाफट आए, तो उन्होंने पूछा, भाई वो मजदूर थे, उनको पता नहीं था, तो उन्होंने पूछा कि बच्ची किसकी है, बच्ची किसकी है? उन्होंने बच्ची को उठाया, पूछा बच्ची किसकी है, किसकी है? बोले यहाँ खेल रही है। उनको ये नहीं पता कि वो ऊपर से गिरी है, उनसे किसकी है जैसे। पास में जो मकान था उसको देखा तो उसका गेट लॉक था, तो उन्होंने सोचा कि गेट लॉक है तो इसका मतलब गेट से तो नहीं आई है, मतलब बच्ची इस घर की तो नहीं है। तो फिर उन्होंने शोर मचाया कि भाई किसी की बच्ची है क्या, किसी की बच्ची है क्या? इतने में माता जी की आंख खुली, वो नीचे आई, बोला ये तो मेरी बेटी है। बोला ये तो बाहर खेल रही है। बोले बाहर कैसे? तो छत पे खेल रही थी। तब उन्हें आभास हुआ कि बच्ची छत से गिर गई है, और डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर ने चेक किया, एक्सरे वैक्सरे करवाया, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, है ना, सब कुछ नॉर्मल, सब ठीक, छत से गिरी है, सब कुछ नॉर्मल। क्या लगता है आपको, क्या हर कोई ऐसा होगा? अगर वो लड़की 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद दोबारा गिरती,
तो क्या वो बचती? बस उस दिन टाइम था उसका, वो बच गई। तो वो बहुत बहुत अच्छा, एक साथ दूसरा एग्जाम्पल हो रहा है, हमारे परिवार में ही एक है, हमारे परिवार में है, बच्चा बेड पे सो रहा था, लगभग होगा 1.25 साल का, 1.5 साल का बच्चा होगा, बेड से नीचे गिरा, बेड से नीचे गिरा और सांस लेने में दिक्कत आने लगी, हॉस्पिटल ले गए, 3-4 दिन आईसीयू में रहा और डेथ हो गई। बेड से गिरते ही डेथ हो गई, बेड से गिरा डेथ हो गई, छत से गिरा सुरक्षित है। हाँ, तो कहीं ना कहीं इन चीजों के लिए जगह है, इन चीजों के लिए जगह है, कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी शक्तियां है, अब क्या है, नियम है, शक्तियां हैं, जो कहना चाहो कह दो, लेकिन कुछ ऐसा है जो और भी चीजें कंट्रोल करती है हमारे जीवन को, जैसे हम अकेले नहीं। ठीक है ना, बहुत असंभव से असंभव चीजें संभव हो जाती है। अचर त्वरण के अधीन गतिशील कण के वेग का, अचर त्वरण, देखिए त्वरण अचर है, और वेग के अधीन, वेग का समय के साथ ग्राफ कैसा होगा, समय के साथ ग्राफ कैसा होगा? तो आपका जो त्वरण है, त्वरण दिया हुआ है अचर, त्वरण होता है dv ओवर dt, त्वरण जो कि अचर दिया हुआ है, a मान लेते हैं और वो अचर मान लेते हैं, तो dv बराबर हो गया आपका a dt, दोनों तरफ समाकलन करने पर ये आ गया v बराबर 80, समाकलन नियतांक मान लो c, कोई प्रारंभिक स्थिति ले लो, इनिशियल कंडीशन ले लो, कुछ भी प्रारंभिक स्थिति मान ली कि जब t बराबर 0 था, जब समय नापना शुरू नहीं किया था, उस समय वेग 0 था, ऐसा करने पर c का मान आपको 0 मिल जाएगा, c का मान 0 आ गया। तो ये हो गया, a नियतांक है तो v समानुपाती हुआ t के, v समानुपाती हुआ t के, और वैसे भी देखो तो ये सरल रेखा का समीकरण है, अगर v को आप y बोल दो, v को yx पे लो मतलब y बोल दें, t को xx पे ले मतलब x बोल दें, तो ये समीकरण बन गया y बराबर ax, जहां a नियतांक है, तो ये एक सरल रेखा का समीकरण है। ये कुछ पता नहीं चलता, मैं बता, एक बाइक से गिरते हैं, एक मरता है, एक बच जाता है, सेम बाइक से गिरे, पीछे वाला मर गया, आगे वाला बच गया। अब यहाँ पे ये मत कहना कि कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था और ना कर सकता था, कंट्रोल करता तो एक्सीडेंट ही नहीं होता। यहाँ पे अगर वो लोग कंट्रोल करते तो एक्सीडेंट ही नहीं होता। तो ये एक बहुत बड़ा है, इसलिए फिलोसॉफी में इसका एक आइडिया कहलाता है जिसको कहते हैं डिटर्मिनिज्म, फिलोसॉफी में इसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं, नियतिवाद। और इसके बहुत प्रमाण मिलते हैं, बहुत ज्यादा, जिसमें ये माना जाता है कि सब कुछ जो है वो नियति ने तय कर रखा है, लेकिन ये मानना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। फिर ये लगता है कि यार अगर सब कुछ नियति ने तय कर रखा है तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मेरी फ्री विल क्या है, फिर मैं जो कर रहा हूँ वो तो पहले से ही तय है। तो इसको मानना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन दुर्भाग्य की बात पता है क्या है कि इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके अच्छे खासे प्रमाण मिलते हैं कि नियति तय है, बड़े अच्छे खासे प्रमाण वैज्ञानिक तथ्यों पे भी मिलते हैं और सामान्य जीवन में भी मिलते हैं कि नियतिवाद होता है, नियति पहले से ही दिशा तय करके रखती है कि क्या होने वाला है। अब मानना मुश्किल है, इसको मानना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज आप तैयारी कर रहे हैं, आप कभी ये नहीं मानेंगे कि नियति तय कर रही है कि आपका क्या होगा। तो ये थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा मुश्किल लगता है इसको मानने के लिए, लेकिन क्या करें, अब सच अजीब होता है कई बार, तो इसके प्रमाण है कि ऐसा होता है। देखो बुरा, देखो मानने बात नहीं है, ये कोई चीज है, ये चलती है। चलो ये अच्छा सवाल है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाते हुए एक आदमी पर वर्षा की बूंदें गिर रही है, एक गाड़ी है जो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है।
जाते हुए एक आदमी आदमी जा रहा है, एक आदमी जो है वो 20, सुनना बहुत अच्छा सवाल है, ये मेरे फेवरेट सवाल हुआ करते थे उस समय। एक आदमी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहा है और जाते जाते उस पर बारिश गिर रही है। बारिश की बूंदे जो है वो ऊर्ध्वाधर से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए प्रतीक होती है। उसको लगता है कि बारिश जो आ रही है वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए उसकी तरफ आ रही है। उसे लग रहा है, उसे यूं लग रहा है, अगर वो रुका हुआ होता तो उसे ऐसे लगता है बारिश ऐसे आ रही है। गौर करो, अगर वो रुका हुआ होता तो बूंदे ऐसे नजर आती, लेकिन वो चल रहा है। चलने की वजह से जो बारिश की बूंदे हैं वो 30 डिग्री का कोण बनाते हुए आपसे मिलती है। एक्स एक्सेस के पैरेलल नहीं होगा, है ना। आपको v और t के बीच में ग्राफ खींचना है, तो देखो v और t समानुपाती है, समानुपाती है तो सरल रेखा। v और t समानुपाती है, और शुरुआत में हमने क्या कहा था, v और t जब दोनों जीरो है, जब t जीरो है उस समय v भी जीरो है, यानी यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। तो वेग अगर नियत समय में नियत चेंज हो रहा है, मान लीजिए पहले वेग 1 है, 1 सेकंड बाद में वेग 2 हो जाता है, अगले 1 सेकंड में वेग 3 हो जाता है, तो त्वरण अचर हुआ या नहीं हुआ? त्वरण अचर ही तो हुआ। यहाँ त्वरण 1 हुआ, यहाँ त्वरण 1 हुआ, तो त्वरण अचर हो गया। तो वेग बदल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि त्वरण त्वरण अचर होने का मतलब है वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो फिक्स हो रहा है। त्वरण अचर होने का मतलब ये नहीं कि वेग नहीं बदल रहा। त्वरण अचर होने का मतलब ये नहीं है कि वेग नहीं बदल रहा। जैसे गुरुत्वीय त्वरण है, फिक्स है 9.8, फिर भी वस्तुओं का वेग बदलता है। तो वेग त्वरण है, इसका मतलब वेग बदल रहा है। त्वरण है, इसी का मतलब वेग बदल रहा है। और इस केस में वेग बदल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं बदल रहा है। ये देखो, पहले वेग 1 था, फिर वेग 2 हो गया, फिर वेग 3 हो गया। वेग बदल रहा है, यहाँ पे कहाँ कांस्टेंट नहीं है, ये वेग बदल रहा है। ये देखो, वेग बदल रहा है तभी तो त्वरण है। ये नहीं कह रहा कि त्वरण नहीं है, ये कह रहा है त्वरण है। अगर हम एक्स एक्स के साथ जाएं तो इसका मतलब त्वरण जीरो है, त्वरण जीरो है। अगर हमारा ग्राफ ये हो, ऐसे वाला, ये ग्राफ जा रहा है, इसका मतलब है वेग जो है वो चेंज हो ही नहीं रहा, वेग कांस्टेंट है। वेग कांस्टेंट है, वेग टी 1 पे भी वही था, टी 2 पे भी वही है, तो इसका मतलब ये निकला कि त्वरण जीरो है। जब त्वरण जीरो होगा तब आपका ये ग्राफ बनेगा। हाँ, त्वरण है, इसका मतलब सीधा ये कि वेग बदल रहा है, क्योंकि त्वरण का मतलब भी वेग में परिवर्तन है। तो अगर आप कह रहे हो कि त्वरण है, मतलब वेग बदल रहा है। अब वेग कैसे बदल रहा है ये इंपॉर्टेंट है। वेग निश्चित दर से बदल रहा है या कभी ज्यादा और कभी कम? त्वरण अगर गतिशील है, त्वरण स्थिर है, मतलब वेग एक निश्चित दर से बदल रहा है, मतलब हर सेकंड फिक्स 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 बदल रहा है, फिक्स 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 बदल रहा है। जैसे चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज को देखो, साधारण ब्याज हर साल फिक्स मिलता है, साधारण ब्याज हर साल फिक्स मिलता है, चक्रवर्ती ब्याज हर साल बदल के मिलता है। बदलाव तो आ रहा है लेकिन हर साल बदल के मिल रहा है। तो ये जो आपका त्वरण होता है ये इसी बात का प्रतीक होता है। अगर अचर त्वरण है, त्वरण अगर है तो वेग बदल रहा है। अब त्वरण के आधार पे हम तय करेंगे कि वेग बदल कैसे रहे। अगर त्वरण फिक्स है, अचर है, इसका मतलब वेग निश्चित दर से बदल रहा है, हर सेकंड निश्चित तौर पे बदल रहा है, निश्चित मात्रा में बदल रहा है। लेकिन अगर त्वरण चर है, त्वरण चर है, इसका मतलब जो दर है बदलने की वो बदल रही है, तो इसका मतलब वेग पहले 1 सेकंड कुछ बदलेगा, अगले 1 सेकंड में कुछ और बदलेगा, अगले 1 सेकंड में कुछ और बदलेगा। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज में पहले साल ब्याज कुछ मिलता है, दूसरे साल ब्याज कुछ मिलता है, तीसरे साल ब्याज कुछ मिलता है, तो ये शुरू हो जाता है। तो 20 किलोमीटर की दर से एक आदमी जो है वो चल रहा है, और चलते चलते वो देखता है कि बारिश की बूंदे जो है वो 30 डिग्री का ऊर्ध्वाधर के साथ, देखिए क्षैतिज के साथ नहीं है कोण, कोण ऊर्ध्वाधर के साथ है, ऊर्ध्वाधर के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती हुई उसको प्रतीक होती है। प्रतीक होती है मतलब बूंदे उसको ऐसे लग रही है, ऐसे आ रही है, मतलब आ रही है, वही वास्तविकता है। इसका मतलब है कि इस भाई साहब को ये परिणामी हो रहा है। यदि वर्षा की बूंदे ऊर्ध्वाधर गिर रही है, वर्षा की बूंदे जबकि गिर रही है ऊर्ध्वाधर, अगर वो रुकता तो उसे बूंदे ऊर्ध्वाधर नजर आती। तो अगर शुरुआती स्थिति बनाए तो कुछ ऐसी है, ये रहा आसमान, ये रही जमीन,
अब हो क्या रहा है, शुरुआत में बारिश जो है वो ऐसे आ रही है, बारिश यूं आ रही है सीधी, देन ऐसे बारिश नीचे गिर रही है, और बारिश ऐसे ही गिरती है। अगर हवा ना हो तो बूंदे ऐसे ही गिरेंगी, अगर हवा ना हो तो बूंदे ऐसे ही गिरेंगी। लेकिन अब या तो हवा आ जाए तो बूंदे की दिशा बदल जाएगी, या फिर व्यक्ति चलना शुरू कर दे तो उसे बूंदों की दिशा अलग दिखनी शुरू हो जाएगी। अब जैसे ही ये व्यक्ति यहाँ जो खड़ा है वो चलना शुरू कर दे, जो व्यक्ति है यहाँ से वो चलना शुरू कर दे, और उसने चलना शुरू कर दिया है, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जैसे उसने चलना शुरू किया, उसे नजर आई कि जो बूंदे आ रही है उसकी तरफ, जो बूंदे अब उसकी तरफ आ रही है वो ऊर्ध्वाधर के साथ, ऊर्ध्वाधर के साथ, ये है ऊर्ध्वाधर, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है। उसे ये नजर आता है, उसे ये नजर आता है कि बारिश की बूंदे ऐसे आ रही है। ये किसकी वजह से आया, चलने की वजह से प्रभाव आया। अगर ये चलता नहीं तो उससे बारिश की बूंदे ऐसी नजर आती, लेकिन चलने लग गया तो बारिश की बूंदे उसको 30 डिग्री का कोण बनाते हुए नजर आने लगी। ठीक है, कि बारिश की बूंदे ऐसे आ रही है। सही है, क्लियर है। अच्छा, ये समझ में आ गया डायग्राम कि कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहानी में क्या ट्विस्ट है। अगर हम इसे थोड़ा सा नीचे लेके त्रिभुज का निर्माण कर ले, ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, यहां 30 बन रहा है तो यहां 60 बनेगा, ये आपका 60 हो गया। इसके दो घटक ले लो, ये दो घटक हो गए, ये दो घटक किस वाले के, इसके वेग के। ये है वेग v, इसको v मान लो, ये v हो गया, v के दो घटक हो गए, v cos 60 जो कि 20 के बराबर है, v cos 60 बराबर 20। इससे आपको बारिश की बूंदों का वेग मिल जाएगा, v cos 60 बराबर 20, और cos 60 का मान होता है √3/2। तो v बराबर आपके पास आ गया 40/√3, यानी जो उसे बूंदे टकराती हुई नजर आ रही है उनका वेग है 40/√3। लेकिन एक्चुअल में तो बूंदे ऐसी नहीं आ रही है, एक्चुअल में तो बूंदे ये आ रही है, ये वेग हुआ। अगर ये रुका हुआ होता और देखता कि बारिश का वेग क्या है, बारिश की बूंदों का वेग क्या है, तो वो तो ये होता। तो ये निकाल लो, ये कौन सा घटक है, v sin थीटा, v sin 60, v का मान निकाल चुके हो वो यहाँ रख दो, 40/√3 इंटू साइन 60 का मान, अच्छा cos 60 का मान कितना, मैंने गलत लिख दिया ना, cos 60 का मान होता है 1/2, v बराबर 40। फिर से यहाँ ले आओ, तो बारिश की जो बूंदे गिर रही है वो 20√3 के वेग से गिर रही है। हाँ गलत कर दिया सर, बारिश की बूंदे 20√3 के वेग से गिर रही है ना। बारिश की जो बूंदे हैं वो 20√3 के वेग से गिर रही है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, इसे समझना, ये जो वेग है ना ये परिणामी है, ये जो ग्रीन है ना ये परिणामी है, उसके चलने और बूंदों के गिरने की वजह से जो परिणामी पैदा हुआ है वो उसे नजर आएगा। आदमी को हमेशा परिणामी नजर आता है, आदमी को हमेशा परिणामी नजर आता है, जो परिणामी होता है वो नजर आता है। अब यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर रुका हुआ होता तो उसको पानी की बूंदे यूं नजर आती, पानी की बूंदे, बारिश की बूंदे यूं नजर आती अगर रुका हुआ होता। हर टाइम व्यक्ति परिणामी को देख रहा होता है, इसीलिए कहते हैं हर किसी का परसेप्शन अलग अलग होता है। एक व्यक्ति अगर गतिशील है, ये स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी क्या है, यही तो कहती है, अगर आप रुके हुए हो तो आपके लिए वास्तविकता अलग है, आप चलते हैं
तो आपकी वास्तविकता अलग होती है। छोटा सा एग्जांपल बारिश का ही ले लो, छोटा सा बारिश का। इन दोनों के लिए बारिश अलग अलग तरीके से हो रही है, दोनों ही व्यक्तियों के लिए बारिश अलग अलग हो रही है, जबकि बारिश एक है, लेकिन दोनों ही व्यक्तियों को बारिश अलग अलग नजर आ रही है। एक को लग रहा है बूंदे ऊपर से सीधी आ रही है, एक को लग रहा है बारिश 30 डिग्री के कोण पे टेढ़ी उसी को टारगेट कर रही है। उसे लग रहा है भगवान ऊपर खड़ा है और टारगेट कर रहा है, जबकि बारिश एक ही है। बारिश एक है लेकिन रियलिटी दो हो गई, क्योंकि परसेप्शन है। ये हुआ क्यों? प्रभाव के कारण, परिणामी प्रभाव के कारण। समझ गए? दोनों बातों में यही स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी क्या कहती है, यही कहती है रियलिटी एक है, लेकिन है ना, जो आप जिसे बेसिक रियलिटी बोलेंगे, जिसे फैब्रिक ऑफ रियलिटी बोलेंगे, वो एक हो सकता है, लेकिन व्यक्ति जब उसको ऑब्जर्व करता है तो उसे अलग अलग तरीके से करता है, क्योंकि एज ए परिणामी वो ऑब्जर्व करता है। तो जो व्यक्ति रुका हुआ है उसके लिए परिणामी सीधा हुआ, जो व्यक्ति 20 की स्पीड से चल रहा है उसको वो 30 डिग्री पे आती हुई नजर आ रही है। अब गलत कौन है? इन दोनों में से गलत कौन है? जवाब है कोई गलत नहीं है, दोनों में से कोई गलत नहीं है। हाँ बिल्कुल। हाँ, जैसे आप वो पूनम कह रहे हैं ट्रेन में आप जाते हो, तो ट्रेन में अगर आप रुके हुए तो आपको खंबा रुका हुआ नजर आता है। जैसे ट्रेन चलने लगती है आपको लगता है खंबा चलने लग गया, आपको लगता है खंबा, धरती जो है वो घूमने लग गई, है ना, जो प्लेटफॉर्म है वो पीछे जाने लग गया। तो दोनों कौन गलत है? जवाब है कोई गलत नहीं है। रुके हुए आदमी को वो रुका हुआ नजर आ रहा है, चलते हुए आदमी को वो चलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है, कोई गलत नहीं है और कोई सही नहीं है। मान लो इसे छोटा सा एग्जाम्पल, इसीलिए रिलेटिविटी जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मान लीजिए दो ट्रेन है और इस ट्रेन में ये एक खिड़की है, एक सामने एक ट्रेन और है, ये। अब मान लो दोनों ही ट्रेन, यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है और एक व्यक्ति यहाँ खड़ा है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, बाकी सब बंद है, कहीं भी कुछ देखा नहीं जा सकता, ट्रेनें बिल्कुल स्मूथ चल रही है, ट्रेनें जो है वो बिल्कुल स्मूथ चल रही है। पहली ट्रेन 20 की स्पीड में चल रही है, दूसरी भी इसी दिशा में 20 की स्पीड से चल रही है। और जब वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे तो उन्हें लगेगा ट्रेन चल ही नहीं रही, उनको लगेगा ट्रेन चल ही नहीं रही, जबकि ट्रेन चल रही है, दोनों की ट्रेन चल रही है। लेकिन पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखेगा क्योंकि वो भी उसी स्पीड में चल रहा है, इसलिए दोनों को लगेगा कि ट्रेन चल ही नहीं रही, ट्रेन नहीं चल रही। अब जैसे ही 30 में आएगा, पता क्या होगा? अब 30 में क्या होगा? 30 में भ्रम शुरू हो जाएगा। भ्रम तो पहले 20 पे हो गया था, 30 पे बड़े भ्रम शुरू हो जाएंगे। 30 पे जब ए से पूछोगे कि भाई क्या हो रहा है, ए कहेगा कि ये जो दूसरी वाली ट्रेन है वो आगे की तरफ जा रही है और हम आगे की तरफ जा रही है, ये ट्रेन आगे की तरफ जा रही है। अब इससे पूछोगे कि क्या हुआ, तो ये कहेगा ये ट्रेन पीछे जा रही है, ये इधर जा रही है, जबकि ये इधर नहीं जा रही है, ये उधर ही जा रही है। लेकिन इसको नजर आएगा कि ये तेज है, ये तेज है तो ये आगे जा रही है, तो ये पीछे जाती हुई नजर आएगी। तो उसे लगेगा कि वो जो ट्रेन है, क्योंकि इसे अपनी वाली ट्रेन का तो पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि वो जिस ट्रेन में बैठा है उसका तो पता लगता ही नहीं है ना, वो तो सामने वाली ट्रेन को बता रहा होता है। तो ये सामने वाली ट्रेन को बताएगा कि 20 की स्पीड में ये पीछे जा रही है, ये ट्रेन पीछे जा रही है, उसको ये पीछे जाती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे कोई रियलिटी नहीं बता सकता कि एक्चुअल रियलिटी क्या है। इनमें से इन दोनों व्यक्तियों से आप पूछ लीजिए, कोई भी रियलिटी नहीं बता सकता। जैसे हम 7 अरब लोग हैं, है ना, दुनिया में 7.5 हो गए होंगे, 7.5 अरब लोगों में से किसी से पूछ लीजिए क्या हम ऐसी गाड़ी पर हैं जो चल रही है? जवाब है सच तो है, चल रही है। हम लगभग लगभग 1 लाख या 1.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से घूम रहे हैं ना, लगता है हमें? हम में से किसी को भी ये लगता है कि हम घूम रहे हैं? हम में से किसी को भी ये लगता है कि हम घूम रहे हैं? जबकि 1.25 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड, इतनी भयानक स्पीड है हमारी कि कल्पना करके देखो, 1 लाख की स्पीड। अगर आप बाइक को 70 या 100 की स्पीड में चलाते हैं तो आपको समझ में आने लग जाता है कि 100 कितना होता है। 100 की स्पीड आपको समझ में आती है, बहुत ज्यादा होती है। अगर बाइक को आप 100 पे चलाएं, 100 पे 1.25 पे ले ले तो जानलेवा लगने लग जाती है कि मरेंगे, अब बस मरने वाला हूं। 1.25 की स्पीड, यहाँ आप 1.25 की स्पीड से चल रहे हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता। तो यह है रिलेटिविटी। इसीलिए कोई भी आदमी यहाँ पे रियलिटी को नहीं डिफाइन कर सकता कि रियलिटी है क्या। इसीलिए स्पेशल थ्योरी रिलेटिविटी यही कहती है कि भाई हर किसी की अपनी अपनी रियलिटी है, वो हर हिस्से में आपको नजर आएगी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं।
एक नहर की चौड़ाई 120 मीटर है, एक नहर की चौड़ाई 120 मीटर है, उसकी धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो नदी बह रही है, नहर बह रही है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा से बह रही है। एक व्यक्ति इसको 5 किलोमीटर घंटा से तैरता है। यदि नहर को लंबवत पार करना चाहे तो बताओ उसे कितना समय लगेगा। अगर वो नदी को लंबवत पार करना चाहे तो उसे कितना समय लगेगा। देखो वही क्वेश्चन आ गया, आज समय पूछ लिया, अब समय पूछ लिया, बात वही की वही है। तो परिणामी वेग आपको लंबवत चाहिए, बात वो है। ये नहर और ये पानी का वेग, नहर का वेग, नहर का वेग है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति है जो 5 किलोमीटर से तैर रहा है और उसे लंबवत पार करना है। लंबवत पार करना है मतलब वो ये चाहता है, ये चाहता है, और ये तब हो पाएगा जब वो ऐसे गति करेगा। यूं गति करो भाई, अपने आप लंबवत आ जाओगे। अगर लंबवत पार करना चाहते हो, है ना, अगर आप लंबवत पार करना चाहते हैं तो आपको इस दिशा में चलना होगा, तो लंबवत अपने आप ही आ जाओगे, परिणामी लंबवत आ जाएगा। ठीक है, और ये आपका यहाँ पे परिणामी आपका लंबवत है। ये इसका वेग हो गया, ये आपका परिणामी वेग हो गया 90 डिग्री, थीटा 90 है। अल्फा दिया नहीं है जो कि निकालना पड़ेगा। अल्फा अज्ञात है, वो हमें निकालना पड़ेगा। सेम वही फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा, टेन थीटा, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले और कल भी लगाया था, सेम वही फॉर्मूला। जिसके साथ निकाल रहे हो, जिसके साथ नहीं निकाल रहे हो, जिसके साथ निकाल रहे हो 5 साइन अल्फा बटा, जिसके साथ निकाल रहे हो, जिसके साथ नहीं निकाल रहे हो, उनकी जगह होती है, उनको अपनी जगह पे रख दो। और टेन थीटा का मान 90 है, टेन 90 यानी 1/0 यानी अनंत। और ये हो गया, वज्र गुणा कर दो, ये उधर चला जाएगा। 4 + 5 कॉस अल्फा बराबर 0, कॉस अल्फा बराबर -4/5। ये कौन आ गया। परिणामी वेग निकाल लो, परिणामी वेग निकाल लो। वी आर बराबर, तो ये दिया है 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर गुणा कॉस अल्फा, कॉस अल्फा का मान -4/5। वी आर आ जाएगा 16 25, 16 32 25 9 3 आ गया, ये हो गया 3। मतलब ये जो वेग है ये 3 है। और कितनी चौड़ाई है नदी की, 120 मीटर। 120 मीटर इसको पार करना है, वेग आपके पास है, समय निकाल लो। टी बराबर हो जाएगा नदी की चौड़ाई बटा वेग, नदी की चौड़ाई बटा वेग। नदी की चौड़ाई है आपके पास 120 और नदी का वेग है 3। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, 1 किलोमीटर में, इसको मीटर में बदलना पड़ेगा, इससे ये किलोमीटर पर आर है। दिक्कत ये है, ये किलोमीटर है और हमारी चौड़ाई मीटर में, ठीक है, ये किलोमीटर पर आर है, तो इसको मीटर
मीटर में बदल लिया, और सेकंड में बदलने के बजाय मिनट में बदल लिया, मीटर पर मिनट। तो 0 कट गया, 2 कट गया और 50 आ गया। तो ये 50 हो गया। बस थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मात्राएं अलग अलग है। 50, तो ये आ गया 12/5 मिनट। 12/5 मिनट में ये पार कर जाएगा। 12/5 मिनट में पार कर जाएगा। ठीक है ना भाई, नदी पार करनी है, नदी को इस दिशा में पार करना है तो इस दिशा का वेग ही काम आएगा ना। आप इस दिशा में चलना चाहते हैं तो ये वेग काम आएगा, बस फिक्स रखो कि भी कोई नदी पार करना चाहता है, अब ये वाला वेग नदी पार करने में काम थोड़ी आएगा। इस दिशा का जो वेग होगा, इस दिशा में गति करना चाहते हो तो इस दिशा का वेग काम आएगा, इस दिशा की दूरी काम आएगी। बस सीधा नियम है, पकड़ के बैठ जाओ, जो जिसके लिए जो बना है वो उसी के काम आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24। एक चलित दूरी x बराबर 2t³ 9t² प्लस 12t प्लस 6 है, तो त्वरण कब शून्य होगा? त्वरण कब शून्य होगा? दो बार अवकलन कर दो, त्वरण निकाल लो। प्लस 12। जीरो कर दो। t बराबर 3/2 सेकंड। 3/2 सेकंड बाद इसका त्वरण 0 हो जाएगा। अगला एंड शायद लास्ट भी है, लास्ट है। ये क्वेश्चन कह रहा है तो आप आंसर कमेंट सीधा कर दो, ए दबा दो, बी दबा दो, सीधा बस दबा दो, और कमेंट भी करने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बस आप यहाँ पे भी देख के भी आपको लगे ए है, मैं टिक करूं, उस समय मैच करवा लो। ज्यादा फोकस जो है ना वो इस बात पे नहीं होना चाहिए कि आप आंसर भेज रहे हैं मैं देख रहा हूँ, हमारे कि भाई आप निकाल पा रहे हैं, खुद से आपसे हो रहे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मेलिटी की जरूरत भी नहीं है कि आप लोग मुझे दिखाएं कि सर हमने ए निकाल लिया, हमने बी निकाल लिया। आप निकाल लो, अपने पास सुरक्षित रख लो, जब मैं यहाँ से करूँ मैच कर लो, पता चल जाएगा। अगर मैं गलत हूँ मुझे बता दो, और आप गलत हो तो अपने आप को ठीक कर लो, बस। तो यू वेग से तैरने वाले एक व्यक्ति को वी वेग से बहने वाली नदी की धारा के लंबवत एक दूरी, मतलब एक दूरी मान लो 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर, वो जो भी है वो मान लो, वो दूरी उसको पार करवानी है, उसमें t1 समय लगता है। 1 मीटर की दूरी तय करने में किस दिशा में? लंबवत दिशा में तय करने में उसको t1 समय लगता है, एक दूरी तय करने में। अगर धारा की दिशा में ही उतनी दूरी तय करे तो t2 समय लगता है। तो बताओ t1 और t2 का अनुपात कितना होगा? t1 और t2 का अनुपात कितना होगा? क्वेश्चन में दो हिस्से बनाए गए। पहले हिस्से में यू वेग से तैरने वाला व्यक्ति का वेग यू है, व्यक्ति का जो वेग है वो यू है, यू वेग से वो तैर रहा है। दूसरा ये है कि वी वेग से बहने वाली नदी वी वेग से बह रही है, व्यक्ति यू वेग से बह रहा है, तैर रहा है।
नदी v वेग से तैर रही है और वो लंब दिशा में गति करना चाहता है, ठीक है, और 1 मीटर दूरी चलने में उसको t1 समय लगता है। अगर वही धारा की दिशा में वही गति करे जिससे धारा जा रही है, उसी दिशा में गति करे तो t2 समय लगता है। तो बताओ t1 और t2 का अनुपात क्या है? तो आ जाओ। क्वेश्चन कहना ये चाहता है कि ये आपकी धारा है और v वेग से बहने वाली, ये v वेग से बह रही है, इसका वेग v है। व्यक्ति जो है वो u वेग से तैर रहा है, ये इसका वेग है u। ये v वेग से तैर रहा है, ये u वेग से, नदी v वेग से चल रही है, ये u वेग से चल रहा है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो लंब दिशा है, लंब दिशा में, इसकी लंब दिशा में, इसका जो लंब दिशा है ये वाला, चाहे यहां ले लो चाहे यहां ले लो, कहीं भी ले सकते हो, ये लंब दिशा है। लंब दिशा में 1 मीटर की दूरी तय करने में, लंब दिशा में 1 मीटर की दूरी, चाहे इधर ले लो चाहे इधर ले लो, और चाहे आप यहां ले सकते हो, 1 मीटर की दूरी तय करने में इसको t1 समय लगता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे दूरियों को भी थोड़ा सा समझो कि दूरियां भी अलग अलग होती है, दूरियां भी अलग अलग होती है। कोई दूरी को आप कैसे समझते हैं उससे फर्क पड़ता है। मान लीजिए एक बच्चा है जो एक पतंग के पीछे भाग रहे, ये वो पतंग है, ठीक है, यहाँ कोई पतंग उड़ रही है। यहाँ पे अगर कोई बच्चा क्षैतिज पे भागता है तो उसे लगेगा कि ये लो, मैं पतंग के एकदम नीचे आ गया, इतनी दूरी तय करते ही वो पतंग के नीचे आ जाएगा। जबकि क्या पतंग की दूरी इतनी है? जवाब है नहीं। पतंग की क्षैतिज दूरी इतनी है, पतंग की क्षैतिज दूरी इतनी है। अगर कोई बच्चा छत पे चढ़ के देखे तो उसे लगेगा कि पतंग इतनी दूरी पे उड़ रही है। क्या ये पतंग की दूरी है? जवाब है नहीं, ये पतंग की दूरी नहीं है। ये पतंग की ऊर्ध्वाधर दूरी है, जमीन से पृथ्वी की जो पतंग है उसकी ऊर्ध्वाधर दूरी है। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी दूरी चाहिए। दूरियां अलग अलग होती है, जैसे मैंने कहा था कि आप एक ही चीज को अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। कोई क्षैतिज पे कोई भाग रहा है, उस व्यक्ति के लिए पतंग जो है वो x दूरी पर है। अगर कोई क्षैतिज पे इस पतंग को देखेगा तो उसको x दूरी पे पतंग नजर आएगी। ऊंचाई के हिसाब से देख रहा है तो उसे y दूरी पे नजर आएगी। लेकिन कोई डोरी के हिसाब से देख रहा है, ऐसे देख रहा है, तो उसके लिए दूरी ये है। कौन गलत? जवाब है कोई गलत नहीं। कौन गलत? जवाब है कोई गलत नहीं। इन तीनों में से कोई गलत है? नहीं, कोई गलत नहीं है। हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बताई है, हर किसी ने अपने अपने हिसाब से बताई है। जब आप पतंग लूटने जाते हैं आप कौन सी दूरी तय करते होंगे? बचपन में पतंग लूटी है आपने? बचपन में पतंग लूटी है। जब आप पतंग लूटने जाते थे तो आप कौन सी दूरी तय करते थे? जब आप बचपन में पतंग लूटने जाते थे, गए हो आप में से कोई नहीं गया, लड़कियां तो नहीं जाती ज्यादातर, ये काम लड़कों के ही है, लड़कियां तो नहीं जाती होंगी, लड़के जाते होंगे। तो जब आपने पतंग लूटी है तो आपने कौन सी दूरी तय की है? याद करो। एक्स वाली, है ना? तो वहां पे कौन सी काम आई? वहां पे कौन सी काम आई? एक्स वाली काम आई। एक्स वाली काम आई ना? कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वाई कितनी थी क्या थी, आपको पता है, आजा कहीं भी चले जा, आना तो क्षैतिज दूरी पर ही है। तो आपके काम उस समय आई क्षैतिज दूरी, ये दूरी काम आई। पतंग कटी, है ना, कटेगी, और कट के कहीं ना कहीं तो जमीन पे गिरेगी ना। तो हमें कौन सी दूरी तय करनी है? क्षैतिज दूरी। तो क्षैतिज दूरी, तो हमें क्षैतिज दूरी तय करेंगे। और आप जमीन पे तय करें, उड़ते तो वैसे भी नहीं हो आप, उड़ते तो वैसे भी नहीं हो, जमीन पे तय करोगे। तो आप ये दूरी तय करोगे। पतंग चाहे कहीं भी कट के जाए, आपके लिए ये दूरी कोई मायने नहीं रखती है।
आपके लिए ये मायने रखती है, क्षैतिज दूरी, है ना। आप ये तय करोगे और पतंग को पकड़ लोगे। तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट जो चीज है वो समझना है कि दूरियां कई तरीके से होती है, कौन सी दूरी प्रभावी है, आपको कौन सी चाहिए, उस पर बात करो। आप ये मत देखो डोरी वाली आपके क्या काम की। पतंग लूटने वाले के लिए जो पतंग उड़ रही है उसकी जो डोरी है उसकी लंबाई कितनी है, क्या फर्क पड़ता है। उसके लिए जो फर्क पड़ता है वो कि ये दूरी कितनी तय करनी पड़ेगी। हाँ, हाथ में वो एक छड़ो रख के, कई टाबर छोटा हुआ है, जब छड़ा रखा 3-4 छड़ा जोड़ देवे, पहले एक छड़ो हुआ बड्डो सो लेवे, घर का मायने छड़ा ही ढूंढे वे, पहला 6 महीना घर में छड़ा ढूंढे, बड़ा बड़ा छड़ा का मतलब बड़े बड़े डंडे, वो लेते हैं, फिर उसके आगे एक और बांध देते हैं, फिर उसके आगे एक और बांध देते हैं, फिर आगे जो है बा एक जो जांटी हुआ है, जांटियारी कोई बा बांध दे ताकि भी मैं चारों तरफ से भी नहीं घेरे जा सके, फिर भी छड़ा ने लिया, सारा दिन फिरे, मत जो है वो बड़ो आनंद है। बे टाबर जो है ना बे लाइफ में कुछ ना कुछ बढ़िया कर जावे, क्योंकि जो जिंदगी जिसका बचपन अच्छा है ना, जिसका बचपन कमाल है, उसका निश्चित तौर पे आगे भला ही होगा। और जिसके बचपन ये थे कि घर के अंदर बैठा है, होमवर्क कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मतलब मामला गड़बड़। ये होमवर्क निपटा लिया, वो होमवर्क निपटा लिया, वो होमवर्क निपटा लिया, है ना, ये हकीकत है। सच में बच्चों पे प्रेशर ना डालिएगा। जो बच्चे छड़े लेके ना, थोड़ी दिशा की प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन जो बच्चे छड़े लेके ये जो क्रिएटिविटी करते हैं ना, ये छड़े लेके वो गलियों में घूमते हैं और जो करते हैं, हमें लगता है कि ये बर्बाद हो रहे हैं, एक्चुअली वो बर्बाद नहीं हो रहे, बर्बाद तो वो घर के अंदर बैठा है ना गोलू, वो जो घर के अंदर गोलू बैठा है ना वो बर्बाद हो रहा है। बर्बाद वो हो रहा है, वो छड़े वाला नहीं हो रहा, क्योंकि वो व्यवहारिक ज्ञान ले रहा है, वो दुनिया का ज्ञान ले रहा है, जो किसी स्कूल में किसी कॉलेज में नहीं मिलने वाला, वो जमीनी ज्ञान ले रहा है। और आपका जो गोलू है वो किताबों का ज्ञान ले रहा है। तो गड़बड़ अगर कुछ होगी फ्यूचर में तो गोलू के साथ होगी, उस छड़े वाले के साथ नहीं होगी। उसने तो संभाल लिया है, दुनिया को मैनेज करना सीख लिया है कि कैसे मैनेज किया जाता है। जो छड़े का विकास करके और छड़े से पतंग लूट के ले आता है, तो वो रोटी भी ले आएगा, कल अपना पेट भर लेगा, कुछ ना कुछ कर लेगा, चिंता आपके गोलू की है, उसका क्या होगा। तो आ जाओ सवाल पे वापस। तो हमें क्या दूरी तय करवानी है, हमें ये वाली दूरी तय करानी है, ये वाली दूरी तय करवानी है। अब ये वाली दूरी के लिए ये वाला ही वेग चाहिए, इस वाली दूरी के लिए ये वाला ही वेग चाहिए, इस दिशा में वेग चाहिए ना। दूरी जिस दिशा में होगी वेग भी तो उसी दिशा में काम आएगा, तो वेग भी यही काम आएगा। अब इस दिशा में वेग कितना होगा तो आप देख सकते हो, सिंपल है, इधर u जा रहा है, इधर v जा रहा है, इधर u जा रहा है, इसका v जा रहा है, पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लो, और पाइथागोरस से ना निकालो तो कोण वाले से निकाल लो। तो इस दिशा में आपका वेग हो जाएगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, हो जाएगा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आपका वेग हो गया। तो लगा समय कितना हो गया, t1 बराबर हो गया दूरी बटा चाल। पाइथागोरस प्रमेय लगा दिए, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण था हमारे पास, आधार था, लंब निकालना था, तो यू स्क्वायर कर्ण प्लस वी स्क्वायर प्लस ये वाला स्क्वायर बराबर ये वाला, तो यहाँ वाला वेग निकल गया, और वेग निकल गया तो समय निकल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है, पलटी ले रहा है, और कि धारा की दिशा में उतनी ही दूरी तय करवा रहा है, जो धारा है उसी दिशा में। अब तो मौज ही होगी, इधर ही तो धारा जा रही है, मतलब धारा का वेग क्या था v, और इधर ही बंदा जाना चाहता है u, तो दोनों का वेग टोटल कितना हो गया, इस केस में कुल वेग हो गया, इधर ही धारा जा रही है, इधर ही बंदा जा रहा है, तो वेग कितना हो गया u प्लस वी, वेग कितना हो गया u प्लस वी। देखो फॉर्मूला चेंज नहीं किया, कोई ये सोचे कि नहीं आप तो फॉर्मूले लगा ही नहीं रहे, सीधे निकाल रहे, सीधा नहीं निकाल रहा, फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला हर बार वही है, लेकिन कई जोड़ इतने सिंपल होते हैं कि सीधा कर लेते हैं, फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती। चाहो तो ट्राई कर सकते हो, फॉर्मूले से बाहर तो निकल ही नहीं सकते। तो इसमें क्या हुआ कि जब आपके दोनों एक ही दिशा में होंगे तो दोनों के बीच बनने वाला कोण कितने का हो जाएगा, दोनों के बीच में बनने वाला कोण, इधर ही तो v जा रहा है, इधर ही u जा रहा है, तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, दोनों के बीच का कोण कितना हो गया, जवाब है 0 डिग्री। तो 0 हो गया तो अल्फा का मान 0 कर दो, अल्फा का मान 0 करते ही वी आर कितना आ जाएगा, कॉस 0, कॉस 0 का मान 1, तो ये आपका u प्लस वी का होल स्क्वायर बन गया।
तो वी आर बराबर आ गया यू प्लस वी। गणित को नहीं छोड़ा है हमने, नियमों को नहीं छोड़ा है, तो वेग हो गया u प्लस वी। तो अब ये अगर 1 मीटर दूरी तय करे तो समय दिया गया है t2, समय दिया गया है t2। अब समय t2 है तो t2 बराबर हो गया दूरी जो कि 1 है, वेग जो कि u प्लस वी है, ये t2 हो गया, ये t2 हो गया। दोनों का भाग दे दो, t1 अनुपात t2, t1 और t2 का अनुपात निकालने पर ये वाला पलट के ऊपर आ जाएगा, u प्लस वी बटा यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। नीचे वाले के 2 टुकड़े कर लो, नीचे वाले का एक टुकड़ा हो जाएगा अंडर रूट यू माइनस वी, एक हो जाएगा अंडर रूट यू प्लस वी। ऊपर वाला अंडर रूट कट जाएगा, एक अंडर रूट बच जाएगा, u प्लस वी बटा यू माइनस वी, और दोनों को एक अंडर रूट में डालने पर यह आ जाएगा u प्लस वी बटा यू माइनस वी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है कि v प्लस यू कर दिया, ठीक है, ये आपका सार हो गया। नन ऑफ दीज है, वैसे कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि, और वैसे तो देखो बताना चाहिए था, अगर बताते, अगर कहता था कि v ज्यादा है ना, बताना चाहिए था, बताया नहीं तो इससे दिक्कत होगी, अगर बता देते तो ठीक हो जाता। बताना चाहिए था कि u बड़ा है कि v बड़ा है, तो उस हिसाब से हम ठीक कर लेते, ठीक है ना। चलो कोई नहीं, फिलहाल तो नन ऑफ दीज है। तो इसी के साथ एक चीज पूरी होती है, वेग और त्वरण। नदियां पार करवाई, नदियों का परिणामी वेग देखा, वेग कैसे निकलता है वो देखा, सारी जद्दोजहद की हमने इसमें, ठीक है, क्लियर है ना, समझ में आ गया आपको। अब शाम को आज इसका एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसी में डायनेमिक्स के अंदर दूसरा स्टार्ट करेंगे, अचर वेग अचर त्वरण, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखीय गति। त्वरण अचर होगा, अचर त्वरण के अधीन सरल रेखीय गति, सरल रेखा में त्वरण को अचर करते हुए गति करना, ठीक है। चलो मिलते हैं आपसे फिर से दोबारा नेक्स्ट क्लास में।